हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। सपोज दैट अच्छे होंगे। चलिए अपने अंदर एक नए जुनून फिर से उत्पन्न करें और हमारे साथ आप जुड़ जाएं। बाबू, आज की जो क्लास होगी वो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी। क्यों? क्योंकि इसमें जो है से आपके मुख्य जो है से क्वेश्चन जो एग्जाम के रिलेटिव से आपका इंपॉर्टेंट रहेगा। जनन से रिलेटिव जितने भी क्वेश्चन हैं, सब्जेक्टिव से लेके ऑब्जेक्टिव, ओनली फॉर जनन और अलैंगिक जैसे जनन के लिए ही है। ठीक है, तो इनमें जितने भी क्वेश्चन है आपका ये क्वेश्चन जो है आपको आज सॉल्व कराया जाएगा। आप इसको जो है देखें, समझे और इन्हें याद भी कर ले, क्योंकि जो है से आपका यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में क्या किए जाएंगे, पूछे जाएंगे। इनमें से 4 या 5 जरूर है कि आपको मिल ही जाएंगे, आ ही जाएंगे क्वेश्चन में। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन की ओर। देखिए पहला क्वेश्चन आपका कहा जा रहा है क्या कि एकल जनक में जो है से आपका एकल जनक द्वारा उत्पन्न संतति की विधि कौन सी है। तो आप जानते हैं कि एकल जनक में यानी उत्पन्न संतति जो होती है वो उनके लिए कौन सी विधि है। तो एकल जनक किस में भाग लेते हैं बाबू? अलैंगिक जनक में लेते हैं। अलैंगिक जनन में जैसे एकल जैसे जनक द्वारा जैसे संतति का निर्माण होता है या संतति की उत्पत्ति होती है। ठीक है, एकल संतति का क्या होता है, निर्माण होता है अलैंगिक जनन द्वारा। लैंगिक जनन में आपका दो संतति की यानी 2 जनक की आवश्यकता होती है। इनमें 2 जनक के माध्यम से संतति का निर्माण होता है, संतति की उत्पत्ति होती है। ठीक है, इसमें 2 जनक कौन कौन से होते हैं? एक होते हैं नर और एक होते हैं बाबू आपका इसका ठीक विपरीत मादा। विपरीत लिंग कौन सा हो जाएगा? मादा। इसमें 2 होते हैं और इसमें एक ही जनक होते हैं। क्लियर है? बाह्य निषेचन और आंतरिक निषेचन जो होते हैं बाबू वो अलैंगिक जनन के ही प्रकार में आते हैं। ठीक है, अलैंगिक जनन में ही आते हैं जो इस कंडीशन जो आगे हम टॉपिक में पढ़ेंगे, बाह्य निषेचन और आंतरिक निषेचन के बारे में। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आप समझ गए कि एकल जनक द्वारा उत्पन्न संतति की विधि कौन सी है? तो अलैंगिक जनक है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन आपका कहा जा रहा है क्या, एक तोते की जीवन अवधि कितनी होती है, जीवन काल कितनी होती है? एक तोता है, उनका जीवन अवधि कितना होता है, जीवन काल कितना होता है? तो आप जानते हैं, देखते हैं बारी बारी से सबका जीवन अवधि। 15 वर्ष जो होता है बाबू आपका वो किसका होता है? कुत्ता का। ठीक है, कुत्ता का होता है। 90 यानी 60 से 90 मनुष्य का जो है से कितना होता है? 60 वर्ष जीवन अवधि होती है। लेकिन 60 से 100 के बीच भी हम क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं, क्योंकि किन्हीं की मृत्यु 60 नहीं 70 80 90 में भी जाकर के होती है जो पुराने जमाने की है। लेकिन नए जनरेशन के लिए जो है से आपका कितना बताएगा? 60 से 60 वर्ष। तो इसलिए हम जैसे कितना 60 से 100 के बीच जैसे इंसान की प्राकृतिक मृत्यु होती है, इसलिए जो है आपका क्या हो जाएगा, मनुष्य के कितना हो जाएगा? 60 से 100 मनुष्य की जीवन अवधि है। ठीक है, और ये जो 140 वर्ष है ये आपका कितना किसका है? तोता का है। तो यहां से पूछा जा रहा है कि आपका तोता का जीवन अवधि कितना होता है, तो आप बता सकते हैं कितना? 140 वर्ष होती है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन आपका कहा जा रहा है क्या बाबू कि मनुष्य के युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो ध्यान दें, याद रखिए यहां पे मनुष्य की अगर आपसे पूछा जाता कि मनुष्य के गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है तो वहां पे आंसर आपका 46 जाता। कितना जाता? 46 जाता बाबू। मनुष्य की गुणसूत्रों की संख्या अगर पूछा, कुल गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती? 46। या मनुष्य में कुल गुणसूत्रों की संख्या कितनी? तो 46। या मनुष्य के गुणसूत्रों की संख्या अगर 23 दिया जाता तो वहां पे 23 पेयर करके यानी जोड़े करके लिखा रहता है, 23 जोड़ा। क्लियर है? लेकिन यहां पर आपको पूछ रहा है युग्मकों की गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है, तो मनुष्य के युग्मकों में कितनी होती है? तो 23 होती है। इसकी आंसर कितनी जाएगी? 23 जाएगी। क्लियर है? अगला आपका क्वेश्चन है, अगला कह रहा है क्या? चौथा नंबर क्वेश्चन कि जीव हो सकते हैं। अब जीव क्या हो सकते हैं? जीव आपके एक लिंगी भी हो सकते हैं,
द्विलिंगी भी हो सकते हैं, या दोनों होंगे, या इनमें से कोई भी नहीं होंगे। अब यही देखना है कि जीव जो होते हैं, जीव आपका दो कंडीशन में होता है। जीव आपका कितने कंडीशन में, आपके जीव जो हैं वो दो प्रकार के यानी दो कंडीशन में होते हैं बाबू। एक अलैंगिक होते हैं, ठीक है, और एक आपका जो है सो क्या होता है, लैंगिक होता है। क्लियर है, लैंगिक होता है। तो अलैंगिक और लैंगिक होते हैं। तो इसमें कहते हैं कितने कितने, देखिए आप जानते हैं कि अलैंगिक में कितने लिंग होते हैं, यानी एक ही जनक भाग लेते हैं। जनकों की संख्या कितनी होती है, एक होती है। इनमें कितने होते हैं, दो जनक होते हैं। लेकिन यहां पे आपका क्या पूछा गया है बाबू, यहां पे आपका लिंग पूछा गया है। तो यहां पे आपके जनन जो होता है ना, वो द्विलिंगी भी होते हैं और एक लिंगी भी होते हैं, दोनों होते हैं। तो इसका आंसर आपका थर्ड नंबर जाएगा, दोनों होते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहा जा रहा है क्या, सूक्ष्म प्रजनन में क्या संभव होता है। सूक्ष्म, सूक्ष्म जानते हैं, सूक्ष्म जीव प्रजनन में क्या संभव हो सकता है। तो सूक्ष्म जीव जो होते हैं, जैसे कि आप अलैंगिक के बारे में पढ़े होंगे तो उनके उदाहरण भी देखे होंगे कि कवक होता है ना, कवक होता है, शैवाल होता है, जीवाणु होता है, बैक्टीरिया होता है, जीवाणु होता है, बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया होता है ना, ईटीसी, ये सब होते हैं कौन में, तो अलैंगिक में। तो अलैंगिक में जब ये सब आते हैं तो आप जानते हैं कि ये जीवाणु और जैसे कवक हो गया, बैक्टीरिया हो गया, ये सब जैसे आपका वायरस जो हो गया, ये सब आपका क्या है बाबू, ये आपका अलैंगिक यानी जैसे अलैंगिक सूक्ष्म जीव है, सॉरी सूक्ष्म जीव है। और सूक्ष्म जीव किस में आते हैं, अलैंगिक में आते हैं। क्लियर है। अगला क्वेश्चन आपका कहा जा रहा है कि अलैंगिक जनन में किस प्रकार का कोशिका विभाजन होता है। अलैंगिक जनन में किस प्रकार की कोशिका विभाजन होता है। हमने आप लोगों को जीवी जनन चैप्टर है, जनन चैप्टर, जनन चैप्टर नहीं, जनन टॉपिक जो है, ठीक है, जनन टॉपिक में हम आप लोग को ये चीज बताए हैं। कल के वीडियो में, नेक्स्ट यानी कल के वीडियो का है तो क्लास टू में आप लोग जरूर देख लें, उसको देख लें, क्योंकि आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है कि उसमें किस तरीके के जैसे विभाजन होता है, अलैंगिक जनन में किस प्रकार का विभाजन होता है, उसमें चित्र के माध्यम से आपको बताया गया है। लेकिन यहां भी हम आपको बताएंगे, ठीक है। देखिए अलैंगिक जनन जो होता है ना बाबू, ये अर्धसूत्री कोशिका विभाजन नहीं होते हैं, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन नहीं होते हैं। इसमें क्या होता है, समसूत्री कोशिका विभाजन होता है। और क्लास 2 में हम आपको समसूत्री कोशिका विभाजन के ही बारे में बताए हैं। असमसूत्री कोशिका विभाजन हम आगे बताएंगे। तो ये भी होगा, ये भी होगा। तो आंसर हमारा क्या कौन जाएगा, ये जाएगा। देखिए कैसे कंडीशन होता है, जैसे कोशिका है, कोई कोशिका है, ठीक है, इनकी केंद्रक है, इनकी केंद्रकों का क्या होता है बाबू, जब विभाजन होता है इनके इनके जब कोशिका यानी केंद्र का विभाजन होगा तो इस कंडीशन से बनेंगे। इनमें दो केंद्रक होंगे, ये मानव का ही हम मान लेते हैं। तो मानव के केंद्रक में कितने हैं, नहीं यानी इस कोशिका के केंद्रक में कितने गुणसूत्र होते हैं, 46 होते हैं। तो देखिए ना, इसका भी आपका 46 आ जाएगा, इसका भी आपका कितना 46, तो टोटल दोनों मिला के कितना हो जाएगा, 92 हो जाएगा। अब जब हम कोशिका द्रव का अगर जब हम विभाजन करते हैं बाबू, तो कोशिका द्रव का जब हम विभाजन करेंगे, ठीक है, तो उसमें भी हमारा दो कंडीशन का जो है से
यहाँ पे दो कंडीशन में आ जाएंगे, ठीक है, और यहाँ पे अलग अलग कंडीशन में यहाँ एक गठ बन जाएगी। यही गठ जो है से अलग अलग टुकड़ों में क्या करती है, तोड़ती है। बात समझे? तो यहां से जो संतति का निर्माण जो होगा बाबू आपका, चित्र थोड़ा सही से नहीं बना है आप लोग, लेकिन कृपया सही से बनाएंगे। क्लियर है? क्योंकि इतना आर्ट का नॉलेज नहीं है, आर्ट्स, ठीक है, आर्ट का। चलिए ठीक है, तो हम इसका जो है से ध्यान देखते हैं। क्लियर है? तो इसमें जो है से देखिए गुणसूत्रों की संख्या 46 है, ये भी था, इसमें भी कितना है 46 है, इसमें भी कितना है 46 है, और ये भी टूटेगा तो इनके केंद्रकों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी, 46 होंगी। तो इनमें जब सब में देख रहे हैं क्या है कि समान आ रहा है, क्या आ रहा है बाबू, समान आ रहा है। तो यहाँ पे हम समान का यानी समसूत्री का मतलब होता है समान विभाजन, ठीक है। तो यहाँ पे आपका समान जैसे विभाजन हो रहा है और समान विभाजन हो रहा है, उसके बाद ये जैसे असम सूत्री भी विभाजन होता है, इसलिए इस तरीके से इसका आंसर कितना जाएगा, आंसर 4 जाएगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि समसूत्री गुणसूत्र कहां पाए जाते हैं। आप जानते हैं गुणसूत्र कहां पाए जाते हैं? अभी जस्ट हम पढ़ाए थे कि गुणसूत्र जो है आपके कोशिका के केंद्रक में पाए जाते हैं, ना कि केंद्र में, ना कि केंद्र में, कोशिका के केंद्र में पाए जाते हैं, ठीक है। डायरेक्ट केंद्र में नहीं पाए जाते या कोशिका में नहीं पाए जाते हैं, ये जो पाए जाते हैं आपका किस में पाया जाता है, कोशिका के केंद्र में, इसलिए आंसर नंबर कितना जाएगा, 1 जाएगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन 8वां नंबर आपका कह रहा है, क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका जीवन काल लंबा है, किसका जीवन काल क्या है, लंबा है। क्लियर है? किसका, इस तरीके से होगा, ठीक है। तो किसका जीवन काल लंबा होता है, देखिए ना, हाथी का आपका कितना होगा, 75 ईयर्स होगा, ठीक है। तोता का 140 हो जाएगा ईयर्स, कछुआ का जो होगा वो 100 से 150 ईयर्स होगा, और बरगद का जो होगा वो 200 होता है, लेकिन यहाँ 200 से 500 ईयर्स के बीच होता है। तो इसमें आपका पूछा जा रहा है कि जीवन काल, तो जीवन काल या जीवन अवधि के बारे में थोड़ा हम बता देते हैं कि क्या होता है। जीवन काल या जीवन अवधि कहता है कि मनुष्य की जन्म से लेकर के उसकी प्राकृतिक मृत्यु तक की घटना को हम क्या कहते हैं, जीवन अवधि या जीवन काल कहते हैं, जीवन अवधि या जीवन काल कहते हैं। तो इनमें जितने भी है इनकी जीवन अवधि यानी ये किस अवस्था में जाकर के इनकी जैसे खत्म हो सकती है, पृथ्वी पर से इनका जैसे खात्मा हो सकता है, यानी ये मर सकते हैं, यानी कहते हैं ना दुनिया से डिलीट हो सकते हैं, कितने वर्ष तक में, तो इतने से इतने वर्ष तक की जैसे इनकी जीने की क्षमता होती है, इतने वर्ष के बाद ये डिलीट हो जाते हैं दुनिया से। क्लियर है? चलिए, ये रहा आपका कुछ ऑब्जेक्टिव 8 क्वेश्चन था बाबू। इन क्वेश्चनों को समझने में कहीं कतई आपको प्रॉब्लम नहीं हुई होगी, ठीक है। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन के तौर पर, एक भी क्वेश्चन छूटा नहीं है ना, देख लेते हैं, नहीं छूटा है। चलिए आगे हम नेक्स्ट जो है से सब्जेक्टिव पे आते हैं। किस पे? सब्जेक्टिव पे आते हैं। सब्जेक्टिव में आपका पहला क्वेश्चन कहता है कि जीवों में जनन क्यों आवश्यक है। यह क्वेश्चन आपको इस तरीके से भी पूछ सकता है कि जीवों के लिए जनन क्यों अनिवार्य है ना, जीवों के लिए जनन क्यों अनिवार्य है, जीवों में जनन क्यों आवश्यक है, या जीवों के में जनन के लिए क्यों आवश्यक है। तो ये हमें इस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा। तो जनन हमें आवश्यक होती है, ठीक है, हर जीवों के लिए जनन क्या होती है, आवश्यक होती है बाबू, और क्यों होती है उसके बारे में भी बताएंगे। देखिए जीवों की एक जो होती है ना, एक निश्चित घटना तक उनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, एक निश्चित अवधि के तक जो है उनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। अब वो जीव जो है से उनका अस्तित्व खत्म ना हो, इसलिए उनमें जनन की प्रक्रिया यानी जनन के गुण होती है, जनन की क्रियाएं होती है, जिससे उस जीव की तो मृत्यु हो जाए, लेकिन उसी जीव से रिलेटिव जो है उनका अस्तित्व क्या हो रहा है, बना रहा है। जैसे कि अगर मान ले कि मनुष्य है, ठीक है, मनुष्य है, मनुष्य की जीवन अवधि 60 वर्ष से 100 वर्ष हम आपको बताए थे, ठीक है। तो 60 से 100 वर्ष तक की मृत्यु कोई है, एक पृथ्वी पर एक मानव आए, मान लेते एक मानव आए, ठीक है, और इनकी जीवन अवधि कितना, 60 से
क्या कंडीशन है ये, ठीक है 60 से 100 तक का है। अब वो मानव इतना दिन तक जो है से 100 तक के क्या कर लिया, जी लिया, 100 तक के क्या कर लिया बाबू, जी लिया। लेकिन कंडीशन क्या है कि इनकी उसके बाद मृत्यु हो गई। तो मृत्यु जब हो गई तो इनका तो मनुष्य का जीवन जो है से अस्तित्व पृथ्वी पर से क्या हो गया, खत्म हो गया। पृथ्वी पर से अस्तित्व क्या हो गया, खत्म हो गया। लेकिन पृथ्वी पर से अस्तित्व इनकी जातियों का ना हो, इसलिए इसमें जनन की क्रियाएं होती है। किसकी क्रियाएं होती है, जनन की क्रियाएं होती है। और जनन की क्रियाओं के कारण ही इसमें जो है से आपका इनकी जाति यानी इनकी प्रजाति अस्तित्व में बने हुए रहते हैं। ठीक है, तो अब आप लोग को समझ में आया होगा। जैसे कि आप जानते हैं कुत्ता 15 वर्ष तक की जीवन होती है उनकी, है ना। 15 वर्ष की बाद जो है उनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो एक कुत्ता है तो उसके बाद मृत्यु हो गई, तो उसके बाद कुत्ते प्रजातियों की जनसंख्या यानी खत्म हो गई। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि इसमें भी जनन करने की गुण होती है। तो ये जनन के माध्यम से ये तो मर जाते हैं, लेकिन उनके ही जैसे आकार का संतान जो होते हैं वो पृथ्वी पर रहते हैं। ठीक है, तो इसलिए जनन की क्या होती है बाबू, आवश्यकता होती है। क्लियर है, चलिए इसको आंसर के थ्रू देख लेते हैं, आंसर भी बता देते हैं। जीवों में जनन, आंसर आएगा प्रत्येक जीव की एक जीवन अवधि निश्चित होती है। निश्चित होती है। एक सेकेंड, बैटरी खत्म होने वाला है। हेलो, निश्चित होती है यानी प्रत्येक जीव की एक जीवन अवधि क्या होती है, निश्चित होती है। और ये निश्चित के कारण जो है ये जो है इनकी जो है खात्मा हो जाती है, जिससे उनको अस्तित्व बनाए रखने के लिए या निरंतरता बनाए रखने के लिए जीवों को जनन की आवश्यकता होती है। आवश्यकता होती है, आवश्यकता होती है। ठीक है, कहते हैं कि प्रत्येक जीव की एक जीवन अवधि निश्चित होती है, जिससे उनके निरंतरता बनाए रखने के लिए जीवों की जो है क्या होती है बाबू, एक जनन की आवश्यकता होती है। जीवों को जनन की क्या होती है, आवश्यकता होती है। वो अपनी निरंतरता अपनी प्रजातियों की या उनकी प्रजातियों का निरंतरता, सॉरी प्रजाति यहां पे होगा, प्रजातियों की निरंतरता बनाए रखने के लिए, निरंतरता बनाए रखने के लिए जीवों में जनन की गुण होती है। क्लियर है, क्रियाएं होती है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि जीवों में जनन कितने प्रकार का होता है, जनन की अच्छी विधि कौन सी होती है। जीवों में जनन आपका 2 प्रकार से होता है। जीवों में जनन 2 प्रकार से होता है। जीवों में जनन कितने प्रकार से होता है, 2 प्रकार से। पहला आपका आ जाएगा अलैंगिक, दूसरा आपका क्या आ जाएगा बाबू, लैंगिक। ठीक है, ये तो पहला क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन एक और कर रहा है उसी में कि जनन की सबसे अच्छी विधि कौन सी है और क्यों, क्योंकि भी बारे में हम समझेंगे। तो यहां पे हम लिखेंगे जनन की अच्छी विधि या सबसे अच्छी विधि बोलिए। ठीक है, अच्छी विधि जो है से आपका लैंगिक जनन है।
लैंगिक जनन है। अब आप लोग के मन में सवाल आएगा क्यों, तो उसका ही आगे हम बता रहे हैं क्योंकि। क्लियर है? आप लोग के मन में सवाल ये जरूर आएगा कि सर लैंगिक ही क्यों होगा, और लैंगिक जनन भी हो सकता है। तो बाबू लैंगिक इसलिए होगा क्योंकि उसमें उनमें जो होती है, उनमें दो जनक की आवश्यकता होती है। दो जनक, नर और मादा, मादा की सहायता से युग्मकों में युग्मन बनते हैं। युग्मन क्या करते हैं? बनते हैं। युग्मन बनते हैं। क्लियर है? तो ध्यान से देखिएगा कि इसमें क्या होता है। युग्मक बनते हैं बाबू, जो आपके जो होते हैं वांशिक, आनुवांशिक जो होते हैं आपका, जीवों में जीवों में क्या होते हैं? आनुवांशिक गुण होते हैं या आनुवांशिक विकास होता है। ठीक है? आनुवांशिक गुण होते हैं या आनुवांशिक विकास होता है। चलिए एक एक करके हम समझते हैं कि जीवों में जनन कितने प्रकार के होते हैं। तो दो होते हैं, एक लैंगिक अलैंगिक होता है, दूसरा लैंगिक होता है। अब इनके जनक की अच्छी विधि कौन होती है? तो इनके जनक की अच्छी विधि जो होती है वो होती है लैंगिक जनन। क्योंकि लैंगिक जनन में बाबू दो जनक भाग लेते हैं, एक नर और इसके विपरीत लिंग मादा। ठीक है? ये दोनों जनकों की सहायता से जो है से युग्मकों में युग्मन का निर्माण होता है, और इसी के कारण जो है से इसमें जीवों में आनुवांशिक गुण का विकास होता है या आनुवांशिक गुण होते हैं। आनुवांशिक का कहने का मतलब है कि जो भी जीव होते हैं उन जीवों का जो है से एक दूसरे का जो है से मान के चलिए गुण विद्यमान होते हैं। उसमें एक दूसरे का गुण क्या होते हैं? विद्यमान होते हैं या एक दूसरे के जैसा होते हैं। ठीक है? आनुवांशिक गुण यही होता है कि जो जीव होते हैं उनकी जो संतति होती है उन दोनों के गुण या उन दोनों के शकल या उन दोनों के जैसे शरीर का आवरण जो है से एक जैसा रहता है। ठीक है? चलिए आगे क्वेश्चन कहता है आपका, जीवन अवधि क्या है? ये उदाहरण होगा बाबू, यहां ऊ होना चाहिए। ठीक है? उदाहरण से बताएं। ठीक है? जीवन अवधि क्या होता है उदाहरण से बताएं। तो जीवन अवधि के बारे में हम बताए थे कि जीवों की जन्म, प्रत्येक जीवों की, जीवो नहीं प्रत्येक जीवों की जन्म से लेकर प्राकृतिक प्राकृतिक घटना घटना जीवों के जन्म से लेकर के प्राकृतिक घटना के बीच सॉरी गलती हो गया। प्रत्येक जीवों की जन्म से लेकर लेकर प्राकृतिक
मृत्यु तक की घटना को जीवन अवधि या काल बोल सकते हैं, जीवन अवधि कहते हैं। क्लियर है? इनके उदाहरण कौन कौन से आ जाएंगे बाबू? मनुष्य आ जाएंगे, है ना, पेड़ पौधे आ जाएंगे, पेड़ पौधे, जीव जंतु आ जाएंगे, उसके बाद पशु पक्षी आ जाएंगे, ETC जो भी आ सकते हैं। ठीक है, इनकी जैसे प्राकृतिक घटना तक की कहानी जो होती है, ठीक है, उन्हें ही हम जीवन अवधि या जीवन काल कहते हैं। क्लियर हो गए आप लोग? चलिए अगला क्वेश्चन कहता है कि अलैंगिक जनन क्या है, अलैंगिक जनन की विधियों का वर्णन करें। ठीक है, अलैंगिक जनन क्या है? अलैंगिक जनन जानते हैं कि अलैंगिक जनन यानी जनन की वह प्रक्रिया जिसमें केवल एक ही प्रकार की कोशिका या एक जनक भाग लेते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? अलैंगिक जनन कहते हैं। और इनकी जो है से कुछ विधियां हैं, जैसे कि इनकी विधियां कौन कौन से हैं? पहला आपका आ गया विखंडन, ठीक है, दूसरा आपका आ गया मुकु मुकुलन, बीजाणु निर्माण, कायिक प्रवर्धन, ETC और आएंगे। ठीक है, इन सब को बारे बारे हम क्या करेंगे? देखेंगे। चौथा एक और लिखिए लीजिए, 5 पूरा ही दीजिए। पुनर्जनन या पुनर्भवन कहते हैं। ठीक है, ये आपके इतने हैं, इनकी विधियां हैं। अलैंगिक जनन की परिभाषा आप जानते हैं, इसलिए हम नहीं लिखे। ठीक है, यह याद भी रख लेंगे कि जनन की वह प्रक्रिया जिसमें केवल एक ही जनक क्या करते हैं? भाग लेते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? अलैंगिक जनन कहते हैं। इनकी विधि कौन कौन से हैं ये लिख दिए। ठीक है, आगे नेक्स्ट और सबसे लास्ट क्वेश्चन कहता है कि अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न हुई संतति क्लोन या पुंजक क्यों कहा जाता है? तो एक कंडीशन हम इस पे आते हैं, बैक इस पे आते हैं। ठीक है, क्लोन या पुंजक क्यों कहते हैं? तो ध्यान से सुनिएगा बाबू, अलैंगिक जनन में जो होते हैं, जो आनुवांशिकता गुण जो होती है, जो संतति से जो इनकी संतति का निर्माण जो होता है बाबू, संतति का निर्माण जो होता है, वो उन दोनों का गुण एक दूसरे से क्या करता है? मिलता है। उन दोनों की संरचनाएं जो होती है एक दूसरे से क्या होती है? मिलता है। और आनुवांशिकता वही कहा जाता है जो गुण अपने माता पिता या अपने जैसे कि माता पिता का गुण मिलता हो। जैसे कि अगर मान के चलिए हमारे पास अगर बाल है, ये बाल है, इस कंडीशन का है, तो हम जैसे घूंघरा हो, ये आनुवंशिकता गुण हो गया। ठीक है, तो उसी तरीके से जो है से आपका जो है से इनमें जो गुण होंगे और इनमें जो गुण होंगे, ये दोनों के गुण जो है एक दूसरे के क्या होते हैं? समान होते हैं। इन दोनों के गुण एक दूसरे से मिलते रहते हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? आनुवांशिकता कहते हैं। और उसी को तो हम क्लोन या पुंजक कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं? क्लोन या पुंजक कहते हैं। क्लियर है? समझ गए होंगे हमारे अंदाज से। तो मेरे प्यारे बच्चों, एक कंडीशन आप लोग जरूर याद रखें। आप लोग को वीडियो ये कैसा लगा ये आप जरूर हमें बताएं, और इसको आपको याद रखना ही है, क्योंकि इसमें आपको 4 से 5 क्वेश्चन अनिवार्य है कि पूछ लिया जाता है। ठीक है, अनिवार्य है कि आपसे 4 या 5 क्वेश्चन
पूछ ही लिया जाता है, इसलिए आप इसको ध्यान से देखें, ठीक है, ध्यान से देखें, याद रखें, ठीक है। जैसे जैसे आपका होगा हम कोशिश करेंगे टॉपिक वाइज क्वेश्चन लाने का, क्योंकि टॉपिक वाइज क्वेश्चन लाने का मतलब यह होता है कि आपको समझने में कतई दिक्कत नहीं होगी, कतई दिक्कत नहीं होगी, प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए आज भर के लिए इतना ही। आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं कि आपका ये वीडियो कैसा लगा, ठीक है। तब कमेंट बॉक्स में बताएं और इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी दबाएं, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जरूर हमें बताएं। क्लियर है, ठीक है। तो आज भर के लिए आप लोगों का इतना ही। जय हिंद मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों।